हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जहां पर आपको क्लास 11th, 12th, बीबीए, बीकॉम, एमबीए की कंप्लीट सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसे मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है विद नोट्स। और हम हर टॉपिक पर न्यूमेरिकल भी करते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाइए और इन वीडियोज़ की हेल्प से पढ़ना शुरू करिए। और अगर कोई डाउट हो ना, या अगर कोई फीडबैक देना हो, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आज इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खूब पढ़ें और खूब तरक्की करें। इसी गुड विशेस के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ 2021, नए साल का पहला वीडियो लेक्चर। बीच में अभी थोड़ा सा गैप हो गया था, मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी क्योंकि अब कॉलेज भी ऑफलाइन मोड से स्टार्ट हो गए हैं। बट कोई बात नहीं, मैं फिर भी रेगुलर इंटरवल पे अब वीडियोस डालती रहूंगी, आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे और आप प्रॉमिस करिए कि आप पढ़ते रहेंगे, राइट? आज का ये लेक्चर बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम एकदम एलिमेंट्री टॉपिक, जहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हुई है, वो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं कि इस लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का क्या मतलब है। उसके बाद हम फीचर्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे अकाउंटिंग की। फिर उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो रहा है तो कुछ कमियां भी होंगी, कुछ लिमिटेशन भी होंगी अकाउंटिंग की। तो उसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। और उसके बाद हम देखेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो होती है वो किन किन लोगों के लिए यूजफुल होती है, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती हैं, राइट? तो आज का ये जो लेक्चर है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आज के इस लेक्चर में ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और से साइड में जो छोटी सी बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और आपने कॉमर्स लिया है, तो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में सबसे पहला टॉपिक जो आप देखते हैं ना अकाउंटेंसी की बुक में, वो यही है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। या अगर आप बीबीए या एमबीए के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट तो रहता ही है, जहां पर भी सबसे पहला टॉपिक यही है, अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है अकाउंटिंग। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक जो डिफिनीशन है अकाउंटिंग की इज, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। अच्छा बताइए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनी लैंग्वेज? किसी भी लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज वी कैन कम्युनिकेट, हम बात कर सकते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, संस्कृत, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज वी कैन कम्युनिकेट, हम बात कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इन द सेम वे अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग क्या है? एक भाषा है। इस भाषा की मदद से बिजनेस हाउसेस अपनी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, वो दूसरी पार्टी तक पहुंचा पाते हैं। दिस इज अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग सबसे पहली डिफिनीशन क्या है अकाउंटिंग की? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। इस भाषा की मदद से बिजनेस हाउसेस अपनी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये दूसरी पार्टीज तक पहुंचा पाते हैं, राइट? नाउ द डिटेल्ड डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एक डिटेल डिफिनीशन देखते हैं अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है इन 7 एक्टिविटीज का। अब मैं आपको 7 एक्टिविटीज बताने वाली हूँ, ठीक है, जो हम अकाउंटिंग में करते हैं। तो एक डिटेल डिफिनीशन है अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, interpreting and finally communicating all the financial information of the company। ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको
आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना एंड समराइज, देन इंटरप्रेट एंड फाइनली कम्युनिकेट करना। दिस इज अकाउंटिंग, इसी को अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, और ये जो डिफिनीशन मैं अभी आपको से डिस्कस कर रही हूँ, इसको रटने की एकदम कोशिश मत करिएगा। मैं अभी आपको ये जितने मैंने 7 एक्टिविटीज बताई है ना, ये अभी एक एक करके हम इन एक्टिविटीज को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी केवल जान लीजिए तो अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ दीज 7 एक्टिविटी। ये जो 7 एक्टिविटी है, इनका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि ये जो 7 एक्टिविटीज है ये क्या होती है, इन एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। राइट, तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी जो हमने डिफिनीशन पढ़ी थी अकाउंटिंग की, डिटेल डिफिनीशन जो अकाउंटिंग की पढ़ी थी, उसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, जो अभी मैंने 7 एक्टिविटीज बताई थी ना, तो दीज आर बेसिकली फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए अब हम डिटेल में एक एक स्टेप को अब पढ़ेंगे। सबसे पहला फीचर अकाउंटिंग का, सबसे पहला फीचर क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ठीक है, तो अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको हम पैसे के टर्म, जिनको हम मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकें। तो ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, इस स्टेप में हम करते हैं, फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई करना उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उन इवेंट को जिसको हम मॉनिटरी टर्म, पैसे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या है? मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब तो समझ रहे हैं ना, जो भी ट्रेड है, जो भी लेन देन हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो भी बाय सेल हुआ है, दैट इज ट्रांजेक्शन। तो जो भी ट्रांजेक्शन आपने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया है, अब उसको मेजर किया जाएगा। मेजर किया जाएगा इन अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, और अकाउंटिंग में यूनिट क्या होती है? अकाउंटिंग में यूनिट होती है मॉनिटरी टर्म, यानी क्या लीजिए, जिस भी कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है उसकी जो भी करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉमन मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है, तो जो भी ट्रांजेक्शन हमने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया है, विद द हेल्प ऑफ सम बिल्स, सम रिसिप्ट, कुछ ट्रांजेक्शन के साथ कुछ बिल होंगे, कुछ रिसिप्ट्स होंगी, तो उनकी मदद से जो भी ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई किया पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में फिर इनको मेजर किया जाएगा इन अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट, जो रुपी है। ठीक है, याद रखिए अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन की, बहुत खास बात है, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसे आप पैसे के टर्म, मॉनिटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सके, उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। नाउ कम टू थर्ड स्टेप, तीसरा जो फीचर कह लीजिए, स्टेप कह लीजिए। ठीक है, अकाउंटिंग का जो तीसरा जो फीचर है, दैट इज रिकॉर्डिंग। अब आपने पहले स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरे स्टेप में मेजर कर लिया कि कितना अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब जो तीसरा स्टेप है, दैट इज रिकॉर्डिंग। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम वो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम इंटर करेंगे हमारे बुक में, हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। ठीक है, अकाउंटिंग में हम बहुत सारे बुक्स बनाते हैं, बुक्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। तो इसमें जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हें सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है ना, उसको कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, और वो उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम है जर्नल। ठीक है, अकाउंटिंग में जो सबसे पहली जो बुक आप मेंटेन करेंगे, जो बनाएंगे ना, दैट इज जर्नल। जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को यहीं पे रिकॉर्ड किया जाता है। राइट, चलिए तीसरा स्टेप हो गया। नाउ कम टू फोर्थ स्टेप। चौथा स्टेप क्या है? क्लासीफाइंग। चौथा स्टेप क्या है? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में बेसिकली वी डू द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। हम ट्रांजेक्शन की ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, एक टाइप के ट्रांजेक्शन, एक टाइप की एंट्रीज को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए परचेज अकाउंट, तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया, चाहे वो रॉ मटेरियल बाय किया हो या कोई भी परचेजिंग की हो, वो सब किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज अकाउंट में। तो आप क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और ये ग्रुपिंग कैसे की जाती है? ये ग्रुपिंग की जाती है इन द बुक हुज नेम इज लेजर।
ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, आप दूसरे नंबर पे बनाते हैं लेजर। जब भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप बनाते हैं जर्नल और उसके बाद आप बनाते हैं लेजर। लेजर में आप क्या करते हैं, आप करते हैं ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की ग्रुपिंग करते हैं, एक टाइप के ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, राइट। नाउ कम टू फिफ्थ स्टेप, पांचवा फीचर कह लीजिए या स्टेप कह लीजिए अकाउंटिंग का, दैट इज समराइजिंग। समराइजिंग में बेसिकली क्या होता है, वी मेक द समरी ऑफ दिस लेजर अकाउंट। हमने जो डिफरेंट लेजर अकाउंट बनाए हैं अब हम उसकी क्या करेंगे, समरी बनाएंगे, ठीक है। समरी में बेसिकली जो भी क्लासिफाइड डेटा है उसको हम प्रेजेंट करते हैं इन अ मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मोर यूजफुल फॉर्म। हम जो भी हमने लेजर में डिफरेंट लेजर अकाउंट बनाए थे, जो क्लासिफाई किया था डेटा को, अब हम उसको एक ऐसे फॉर्मेट में शो करते हैं जो बहुत ही यूजफुल हो और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो, उससे हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही हो, ताकि जो भी एक्सटर्नल यूजर्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं या जो इंटरनल यूजर्स हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समझ सकें, ठीक है, उन्हें यूज कर सकें। तो दिस इज समराइजिंग, समरी बनाना, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि समरी बनाएंगे कैसे, तो समराइजिंग हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। समराइज करने के लिए हम कुछ अकाउंट्स, कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये कुछ स्टेटमेंट है, ये कुछ अकाउंट है जिनकी मदद से वी डू द समरी, वी मेक द समरी ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हम समरी बनाते हैं, राइट। तो ये हो गए 5 स्टेप। नाउ कम टू 6 स्टेप, छठे स्टेप पे आते हैं, दैट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इस स्टेप में क्या होता है, अच्छा देखिए आपने फिफ्थ स्टेप में क्या किया, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बना लिया, ठीक है, लेकिन उससे समझ में क्या आ रहा है, तो छठे स्टेप में क्या करते हैं, आप एनालाइज करते हैं और कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कुछ जजमेंट करते हैं जो आपने स्टेटमेंट फिफ्थ स्टेप में बनाए हैं, ठीक है। तो यही है वो स्टेप, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कुछ इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट टूल्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जिसकी मदद से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो हमारे पास है अकाउंटिंग रेशियो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और भी कई टूल्स हैं जिनकी मदद से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, राइट। वैसे अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में ये जो टॉपिक्स हैं अकाउंटिंग रेशियो, कॉमन साइज और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्लास 12th के सिलेबस में है, डिटेल में एक एक यूनिट है, ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। तो दीज आर द 6 स्टेप। नाउ कम टू 7th स्टेप, सातवां और आखिरी स्टेप क्या है, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। छठे स्टेप में आपने क्या किया, एनालाइज कर लिया, कुछ इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक रिपोर्ट बनाएंगे और फाइनली इस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेंगे टॉप मैनेजमेंट या कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी जो दूसरे यूजर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, उनको आप ये जो रिपोर्ट है वो कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो दीज आर द 7 स्टेप, तो ये हैं 7 स्टेप अकाउंटिंग के। यही हमने यहाँ पे देखिए डिफिनीशन जो अभी डिस्कस की थी उसमें यही 7 स्टेप तो लिखे थे। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले क्या करते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, उसके बाद हमने मेजर किया, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसे ग्रुपिंग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उसके बाद उसकी समरी बनाएंगे, फिर समरी का इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करेंगे और फिर फाइनली जो हमने इंटरप्रिटेशन ड्रॉ किया है उसकी एक रिपोर्ट बना के टॉप मैनेजमेंट को भेजेंगे, ठीक है। तो दीज आर द 7 सिंपल स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, ये 7 सिंपल स्टेप्स थे, ठीक है। इनको रटने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, देखा कितना आसान है, ये तो आप आसानी से समझ के एक एक स्टेप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अभी जो हमने फीचर्स पढ़े थे अकाउंटिंग के, अगर उनको हम स्टेप्स में रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, चलिए मैं बताती हूँ कैसे। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है उन 7 एक्टिविटीज का जो भी मैंने बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि हम किन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद मेजर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या है, रिकॉर्डिंग,
हम उसके बाद रिकॉर्ड करते थे ना, और रिकॉर्ड किस बुक में करते थे, ये रिवीजन है, बताते चलिए, वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताते चलिए, रिकॉर्ड किस बुक में करते थे, रिकॉर्ड करते थे जर्नल में, बताया था ना अभी मैंने लास्ट स्लाइड में, रिकॉर्ड करते थे जर्नल में। तो जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इसको फर्स्ट बुक भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन यहीं पे रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंट जर्नल बुक्स हैं जो मेंटेन की जाती है, जैसे कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल और जर्नल प्रॉपर। तो ये डिफरेंट जर्नल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन की जाती है, राइट। अब उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, याद करिए अभी पीछे मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था, क्लासीफाइंग। क्लासिफाई करना मतलब ग्रुपिंग करना, सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं, अब उसकी हम पोस्टिंग करते हैं किसमें, लेजर में। क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता था, लेजर से किया जाता था ना, याद करिए पिछली स्लाइड में मैंने बताया था, सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, लेजर में करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था समराइजिंग, याद आ रहा है ना, समराइज करते हैं, कुछ स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हम समरी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद समरी तो बना ली, बट इस समरी से समझ में क्या आ रहा है, तो उसके लिए वी डू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फिर हमने एनालाइज कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, फिर फाइनली क्या करेंगे, हम उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे और इस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेंगे टू यूजर्स, जिन लोगों को ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उन लोगों तक भेजेंगे, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ये कंप्लीट 7 स्टेप्स हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के। अब मैं कंफर्म हूं कि अकाउंटिंग अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमने देख लिया अकाउंटिंग के प्रोसेस की अगर बात करें तो वही 7 स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग में, अगर हम फीचर्स की बात करें तो वही 7 जो मैंने एक्टिविटीज बताई थी वही फीचर्स होते हैं अकाउंटिंग के, और अगर हम डिटेल डिफिनीशन की बात करें तो इन्हीं 7 एक्टिविटीज का जो सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है दैट इज अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये जो 7 एक्टिविटीज है ना, थोड़ा इनको ध्यान से आपको समझना है, रटना एकदम नहीं है, समझना है, ठीक है। और एग्जाम में आए तो ये ऐसे प्रोसेस अगर बना के रिप्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वैसे हमें एग्जाम में कोशिश करनी चाहिए कि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा डायग्राम, फ्लो चार्ट और टैबुलेटेड फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में अपनी बात को रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होती हैं, तो बेसिक जो है अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। चलिए देखते हैं एक एक करके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, समरी बनाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फाइनली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक बार फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, और रिकॉर्ड के बाद वैसे क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फाइनली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कौन कौन से स्टेटमेंट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको जज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अगेन अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये भी एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें बेसिकली हम कॉस्ट रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कॉस्ट मतलब क्या होता है, लागत, खर्चा, किसी भी प्रोडक्ट को बनने में, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ध्यान से समझिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, किसी भी प्रोसेस की कॉस्ट, किसी भी ऑपरेशन की कॉस्ट, किसी भी एक्टिविटी की कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है, ताकि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, ठीक है, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग।
आप अगर बीकॉम के स्टूडेंट हैं या बीबीए के स्टूडेंट हैं तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है ना, ये सेकेंड ईयर में रहता है जनरली। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो सेकेंड ईयर में ही है कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आप बीबीए बीकॉम के हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर जनरली थर्ड ईयर में रखा गया है। ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड ईयर में पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीसीएस यूनिवर्सिटी ने तो इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अगेन अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच जनरेट द इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है जो टॉप मैनेजमेंट के लिए, नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, तो वो अकाउंटिंग विच जनरेट दोज इंफॉर्मेशन विच इज हेल्पफुल टू टॉप मैनेजमेंट फॉर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। यानी वो अकाउंटिंग जो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है जो टॉप मैनेजमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में। ठीक है, दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग रेशियोज हैं, बजटिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, सीवीपी एनालिसिस। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, ये बेसिकली टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये डेटा कहाँ से लेती है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा लेती है और उन पे कुछ टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई किए जाते हैं। कौन कौन से टूल? जो अभी मैंने बताया, जैसे अकाउंटिंग रेशियोज है, बजटिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, सीवीपी एनालिसिस है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे टूल हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा लिया जाता है, उन पे ये टूल, ये टेक्निक्स अप्लाई की जाती है और फाइनली एक रिजल्ट निकाला जाता है विच इज हेल्पफुल टू टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, फॉर डिसीजन मेकिंग। दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया अकाउंटिंग की तीन ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबसे इनिशियली पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ाया जाता है अगर आप ग्रेजुएशन के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है? तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, दैट इज अकाउंटिंग हेल्प इन मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है इन मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, अकाउंटिंग की मदद से जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ट्रांजेक्शन है आप उनको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड कर पाते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग में बताया गया है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करना होता है? जर्नल में। उसके बाद हम इसकी पोस्टिंग कहाँ करते हैं? लेजर में। और उसके बाद हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स, डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाया बताया गया है कि किस तरीके से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। देखिए ये जो रिकॉर्डिंग है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन में तो कई ट्रांजेक्शन होते हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल है कि सारे ही ट्रांजेक्शन को याद रख सके? या एक महीने बाद क्या वो ट्रांजेक्शन याद रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो उन्हें एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन मतलब जितने भी लेन देन हो रहे हैं, बाय सेल हो रहे हैं, उन्हें प्रॉपरली रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, दैट इज अकाउंटिंग हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली अकाउंटिंग हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनका रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गेन कर रही है कि ऑर्गेनाइजेशन में लॉस इनकर हो रहा है, ये बेसिकली हमें अकाउंटिंग से पता चलता है। ठीक है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी बाइंग कर रही होती है, रॉ मटेरियल खरीद रही होती है, कुछ कैश में बाय हो रहा होता है, कुछ क्रेडिट पे बाय हो रहा होता है, फिनिश गुड्स सेल हो रहे होते हैं, कुछ कैश में, कुछ क्रेडिट में, फिक्स एसेट खरीदे जा रहे होते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट सेल भी किए जा रहे होते हैं, जब उनकी लाइफ ओवर हो जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिक्स एसेट सेल भी किए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे होते हैं, बट उनका रिजल्ट क्या रहा? तो ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें अकाउंटिंग से पता चलता है। तो अकाउंटिंग में बेसिकली वी मेक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हमें ऑर्गेनाइजेशन का जो नेट रिजल्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये पता चलता है।
तो अब सवाल आता है कैसे पता चलता है। तो जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है, इवन उन पे मेरी सेपरेट वीडियो है। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में हम ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी इनकम है और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इनकम और एक्सपेंसेस का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने जितना कमाया है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने खर्चे हैं, उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, और वहीं से निकलता है प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। नाउ कम टू थर्ड ऑब्जेक्टिव, आ जाइए तीसरे ऑब्जेक्टिव पे, दैट इज डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो अकाउंटिंग है इसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर तारीख पे ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ये निकाला जा सकता है, ठीक है। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे निकाला जाता है? विद द हेल्प ऑफ वन स्टेटमेंट हुज नेम इज बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ये एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में हम ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको प्रॉपरली हम रिकॉर्ड करते हैं, और वहां से ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, राइट। नाउ कम टू फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इट फैसिलिटेट द मैनेजमेंट। ये जो अकाउंटिंग है ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से टॉप मैनेजमेंट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन, टॉप मैनेजमेंट कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाते हैं, टॉप मैनेजमेंट इफेक्टिव कंट्रोलिंग कर पाता है, टॉप मैनेजमेंट बजटिंग कर पाता है, प्लानिंग कर पाता है, फोरकास्टिंग कर पाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट के जो भी फंक्शंस हैं वो टॉप मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म कर पाता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो दिस वाज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव। नाउ कम टू फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, आइए पांचवें ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जो अकाउंटिंग है वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि जो यूजर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आप चाहे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूजर हैं चाहे एक्सटर्नल यूजर हैं, अकाउंटिंग बहुत सारी ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो इन यूजर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, राइट। तो दिस इज द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। नाउ कम टू सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एसेट्स हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है अकाउंटिंग में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एसेट्स हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं और उन पे प्रॉपर कंट्रोलिंग की जा सकती है, ठीक है। इससे कोई भी फ्रॉड के, कोई भी थेफ्ट के कोई चांसेस नहीं है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटिंग, राइट। तो दीज वेर द 6 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ कमियां भी हैं कुछ लिमिटेशन भी है अकाउंटिंग की, ठीक है। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, दैट इज अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। जो अकाउंटिंग है ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। देखिए वैसे तो हमने अभी पढ़ा था कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस मतलब प्रूफ के बेसिस पे, कुछ बिल होती हैं कुछ रिसिप्ट्स होती हैं उनके बेसिस पे इसे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं अकाउंटिंग में जहां पे वी डू द एस्टिमेशन, हम एस्टिमेशन करते हैं। जैसे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो आप डेप्रिशिएशन में देखेंगे कि हम जो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मशीनरी है जो भी एसेट्स हैं उसकी यूजफुल लाइफ को हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज हैं। ऐसे ही हम प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेब्ट का, ठीक है। और ऐसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसका रियलाइजेशन वैल्यू निकालते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे वी डू द एस्टिमेशन, हम एस्टिमेशन करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे पहली लिमिटेशन अकाउंटिंग की क्या है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। हम कुछ एरियाज हैं जहां पे हमें एस्टिमेशन करना पड़ता है, राइट। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। नाउ कम टू सेकंड लिमिटेशन, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग है ये कभी कभार ये पूरी तरीके से रियलिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। इस पे मेरी सेपरेट वीडियो है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। तो आप उसमें देखेंगे कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। अकाउंटिंग जो है कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है।
तो अकाउंटिंग क्योंकि कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं, तो इसलिए जो अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली रियलिस्टिक, ये पूरी तरीके से रियलिस्टिक नहीं है. तो देयर इज अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग, राइट. तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन. Now come to third limitation of accounting, that is accounting ignores the qualitative element. ये जो accounting है qualitative factors यानी ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे मैटर जिनको हम क्वांटिटेटिव टर्म में न एक्सप्रेस कर सके, जिन्हें हम मॉनिटरी टर्म में न एक्सप्रेस कर सके, उन्हें अकाउंटिंग में इग्नोर किया जाता है. ठीक है. जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करिए उसका जो स्टाफ है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो बहुत ही लेबोरियस है. ठीक है. बट दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म. इसे क्या हम पैसे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर इग्नोर्ड इन अकाउंटिंग. सपोज करिए जो कंपनी है उसका इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत अच्छा है, पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है, बट क्या हम इस चीज को क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो इस चीज को अकाउंटिंग में इग्नोर किया जाता है, right. So this is the third limitation. Now come to fourth limitation of accounting. Accounting ignores the effect of price level change. ये जो accounting है, price level change यानी value of money changes with time, पैसे की कीमत समय के साथ जो change होती है इसको ignore करता है. accounting में हम presume करते हैं कि money is stable. ठीक है. अकाउंटिंग के जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर प्राइस लेवल चेंज को कंसीडर न करके बनाया जाए ना, तो जो भी उसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट आता है दैट इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं होता है. ठीक है. तो दिस इज द फोर्थ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. नाउ कम टू द फिफ्थ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग. ठीक है. ये जो वर्ड है विंडो ड्रेसिंग, ये शायद आपके लिए नया वर्ड हो. ठीक है. विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट. अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग भी की जा सकती है, मतलब अकाउंट को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है. ठीक है. ताकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी वाइटल इंफॉर्मेशन है, उन्हें हाइड किया जा सके, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाए वो इस तरीके से बनाया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन एक बेटर पोजीशन पे शो हो, कि ऑर्गेनाइजेशन की हालत तो बहुत खराब है, बट हम विंडो ड्रेसिंग के थ्रू अकाउंट्स में मैनिपुलेट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर पोजीशन पे शो कर सकते हैं. तो ये भी अकाउंटिंग में होता है. तो दिस इज नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है. बट इट इज पॉसिबल, ये किया जा सकता है. तो दिस इज द फिफ्थ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग. अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग भी हो सकती है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट भी किया जाता है, किया जा सकता है. ठीक है. ओके. तो दीज वेयर द फ्यू लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. तो ये कुछ लिमिटेशन थी अकाउंटिंग के. ठीक है. आप इन वीडियोस को पॉज करके आराम से इन पॉइंट को नोट भी करिएगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये किन लोगों के लिए यूजफुल है? ठीक है. तो इसके जो यूजर्स हैं इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला है इंटरनल यूजर्स एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं. ठीक है. जिसमें सबसे पहला कौन आता है? सबसे पहले आते हैं ओनर. ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर है, जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने पैसा लगाया है, वही तो सबसे ज्यादा रिस्क बियर कर रहे हैं. ठीक है. तो वो जानना चाहेंगे ना कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है. तो सबसे पहले जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, दैट इज द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर है, क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया हुआ है, तो ही इज द फर्स्ट यूजर. सेकेंड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और किन के लिए यूजफुल होती है? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मतलब टॉप मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा हो, जो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा हो, जो प्लानिंग कर रहा हो, डिसीजन ले रहा हो, पॉलिसी बना रहा हो. ठीक है. टॉप मैनेजमेंट. तो इन सारी ही एक्टिविटीज के लिए उन्हें क्या होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसाइड कर सकें, वो पॉलिसी बना सके, वो प्लानिंग कर सकें, वो डिसीजन ले सकें. ठीक है. तो मैनेजमेंट इज द सेकेंड इंटरनल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. नाउ कम टू द थर्ड यूजर. तीसरे यूजर कौन होते हैं? एम्प्लॉय. एम्प्लॉय एंड वर्कर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर हैं.
ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस ऑर्गेनाइजेशन अर्न कर रही है, तभी तो आपका अप्रेजल होगा, तभी तो एम्प्लॉयज का अप्रेजल होगा, तभी एम्प्लॉयज को बोनस मिल पाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज या वर्कर भी इंटरेस्टेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। तो दीज वेर द 3 इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये 3 थे जो इंटरनल यूजर जो ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से जो हैं। सबसे पहला है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है, या लोन प्रोवाइड कर सकते हैं आगे चल के, वो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी परफॉर्मेंस है इसको वॉच करते रहते हैं, ताकि वो इंश्योर करते हैं कि उनका जो भी उन्होंने लोन दिया है वो सेफ है कि नहीं है, उसकी रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में अपना फंड लगाया होता है, ठीक है, या पोटेंशियल इन्वेस्टर जो आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन में फंड लगा सकते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी क्या है और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है दैट इज सेफ और नॉट, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है कि नहीं है। तो ये सारी बातें कहाँ से पता चलेगी, ये सारी बातें पता चलेंगी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ठीक है, तो ये लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं। नाउ कम टू थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं दैट इज क्रेडिटर। ऑर्गेनाइजेशन के जो क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं, तो क्रेडिटर वो पार्टीज होती हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं क्रेडिट पे, क्रेडिट मतलब उधार पे प्रोवाइड की हैं, ठीक है, उसका पेमेंट अभी उन्हें नहीं मिला है। तो ये जो पार्टीज होती हैं ये इंटरेस्टेड होती हैं जानने में कि ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट पे सामान बेचने लायक है भी कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन क्या हमारा पैसा वापस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, नॉट पैसा मतलब जो भी हमने सर्विसेज या गुड्स ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, ठीक है, तो क्रेडिटर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्टी इज गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उसे कंपाइल करना होता है नेशनल इनकम अकाउंट और कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट को भी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनको वॉच करते रहना होता है। तो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव होता है ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं ये एसेस करती हैं करेक्ट टैक्स ड्यू, यानी ऑर्गेनाइजेशन से एग्जैक्ट टैक्स कितना ड्यू हो रहा है, कितना रिसीव होना चाहिए, ये गवर्नमेंट या जो दूसरी अथॉरिटीज होती हैं ये कैलकुलेट करती हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो पार्टी है दैट इज रिसर्चर, जो रिसर्चर होते हैं जो रिसर्च वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है अपने रिसर्च वर्क के लिए। Now the last party that is interested in the financial information of the company is public, normal public। तो पब्लिक चाहती है कि कंपनी रन करती रहे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती रहे, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करती रहे, तो इसलिए पब्लिक भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती है, राइट। तो ये डिफरेंट एक्सटर्नल यूजर्स थे जो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, राइट। तो चलिए ये थे कुछ यूजर्स। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट कह लीजिए, अकाउंटिंग क्या होती है, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, तो हमने सारा इंट्रोडक्शन पार्ट इस लेक्चर में आज कवर किया है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। तो चलिए हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।